हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो ये अपनी आज 8th क्लास है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए जो है एक सीरीज को चलाया हुआ है और ये आज इसकी 8वीं क्लास है। तो इसमें हम साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो इस क्लास के माध्यम से आपको करवाए जाते हैं। और अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा क्लासेस अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं अपनी आज इस बेहतरीन क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य के साथ संगीतकार तुलसीदास बोरकर संबंधित है? तो जो अपना संगीतकार तुलसीदास बोरकर है, इनका संबंध है भाई हारमोनियम से। हारमोनियम के ये वादक थे अपने कौन भाई? तुलसीदास बोरकर। बात करें शहनाई के बारे में तो जो अपने बिस्मिल्लाह खान थे, बिस्मिल्लाह खान ये अपना किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो शहनाई वादक थे अपने भाई बिस्मिल्लाह खान, जिनको 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला था भाई, क्या? भारत रत्न। और 2001 में ही भारत की अपनी प्रसिद्ध संगीतकार कौन? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भी किस वर्ष में अपना भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में ही किया गया था। तबला से अपने कौन है? एक तो है जाकिर हुसैन, ये अपने क्या थे भाई? तबला वादक थे, जिनको 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण भाई, पद्म विभूषण 2023 में किसको दिया गया है? जाकिर हुसैन को भी दिया गया है। और अपने अल्लाह रखा खान भाई, अल्लाह रखा खान, इनका संबंध भी किससे है? अपना तबला से है। तो तबला वादक थे अपने कौन भी? अल्लाह रखा खान। और बांसुरी से कौन होंगे अपने प्रसिद्ध? हरि प्रसाद चौरसिया भाई, हरि प्रसाद चौरसिया, ये अपने किसके वादक थे भाई? तो हरि प्रसाद चौरसिया थे अपने बांसुरी वादक। गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो जो अपना गोल गुम्बज है ये कहाँ पर है भाई? कर्नाटक के अंदर है। और कर्नाटक में भी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में भी है बीजापुर में, बीजापुर के अंदर है गोल गुम्बज। जो अपना किसका मकबरा है? आदिल शाह का इसके अंदर क्या है भाई? मकबरा है अपना गोल गुम्बज में, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था भाई दाबुल याकुत के द्वारा, दाबुल याकुत के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और निर्माण करवाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया था भाई? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा जो इसका निर्माण करवाने का काम किया गया। और इसका निर्माण किया किसने? दाबुल याकुत के द्वारा इसका जो है वो निर्माण किया गया था भाई, ठीक है। और इसका एक प्रसिद्ध शासक ध्यान रख लेना, उसके बारे में काफी क्वेश्चन आता है। उनका नाम है भाई इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये प्रसिद्ध शासक थे ये, आदिल शाह द्वितीय। और इनसे क्वेश्चन क्या आया हुआ है? इनसे क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इनको क्या कहा जाता था? तो इनको जो है वो गरीबों का दोस्त कहा जाता था भाई, गरीबों का दोस्त, ये किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों का दोस्त। यानी कि इनको उर्दू के अंदर बोलेंगे तो अपना किस तरह से आता है? दक्कन के अबला बाबा भाई, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है भैया, दक्कन के अबला बाबा। और अबला बाबा का मतलब क्या है? गरीबों का दोस्त। ये किसको कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। और तेलंगाना में क्या है? तो तेलंगाना के अंदर है अपना भी गोलकुंडा, जो गोलकुंडा है वो कहाँ पर है अपना? तो गोलकुंडा है तेलंगाना के अंदर। और इस गोलकुंडा का निर्माण किस वंश में हुआ था भाई? तो काकतीय वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो गोलकुंडा है इसका निर्माण किस वंश के दौरान जो है वो किया गया था? काकतीय वंश के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया था, जो कहाँ पर है अपना? तेलंगाना। और तेलंगाना में भी कहाँ पर है गोलकुंडा? हैदराबाद में है भाई, कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है अपना क्या? गोलकुंडा। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक का वर्तमान में सीएम कौन है भाई? तो कर्नाटक के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? सिद्धारमैया, सिद्धारमैया यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अपने सीएम है। और कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत, ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो थावर चंद गहलोत ये प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है अपने किसके भी? कर्नाटक राज्य के। अच्छा, आपसे पूछे कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई? बेंगलुरु जो है क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलुरु में किस किस का मुख्यालय है बात करें? तो बेंगलुरु के अंदर अपना स्पेस एजेंसी भारत की इसरो का मुख्यालय है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ पर है? बेंगलुरु में। विप्रो कंपनी है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु के अंदर जो इसका मुख्यालय है। तमिलनाडु, इसकी राजधानी क्या है भाई? चेन्नई इसकी राजधानी है। और वर्तमान में बात करें इसके सीएम कौन है तमिलनाडु के? एम के स्टालिन भाई, एम के स्टालिन, ये प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और जो
आर एन रवि हैं, ये क्या है यहाँ पर राज्यपाल हैं भाई। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, आर एन रवि। और केरल के कौन है भाई, तो केरल के हैं पिनराई विजयन, पिनराई विजयन, ये केरल राज्य के सीएम हैं। और यहाँ के अपने राज्यपाल कौन है भाई, आरिफ मोहम्मद खान, ये यहाँ के क्या है राज्यपाल है अपने किस राज्य के भाई, केरल के। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो वो है भाई तमिली साई सौंदरराजन, तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है भाई यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। तो ये कौन कौन प्रक्रिया प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 61 में भी, अनुच्छेद 61 के अंदर अपना क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो अपना कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है भाई। और किस प्रक्रिया के तहत अपना महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसको एक बार समझ लेते हैं भाई। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। सबसे पहले अपना संसद के अंदर जो है, जो अपने 1/4 लोग हैं वो अपना लिखित रूप में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। और 14 दिन का जो है अपना इनको नोटिस देंगे, 14 दिन के बाद में। और फिर अपना जो है ये अपना प्रस्ताव रखेंगे आगे लोकसभा के अंदर, ये अपना 2/3 अगर वोट में अपना ये प्रस्ताव पास हो गया, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ा करके अपना राज्यसभा में जाएगा ये। और वहाँ पर अपना 2-3 वोट से अपना ये हो गया तो उस अपना राष्ट्रपति जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से, अपना महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को जो है वो हटाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। प्रेजेंट टाइम में भारत की राष्ट्रपति कौन है भाई, तो वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ये प्रेजेंट टाइम में भारत की राष्ट्रपति हैं। क्या अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगी है, तो नहीं लगी है भाई, ठीक है, ध्यान रख लेना। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं लागू किया गया है। और आर्टिकल 78 के बारे में बात करें तो इसमें किसका वर्णन है भाई, तो इसके अंदर वर्णन है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का भाई। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किस आर्टिकल में है, अपना आर्टिकल 78 में है। और आर्टिकल 88 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जो अपने भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि जो महान्यायवादी हैं, और अपने प्रत्येक जो मंत्री हैं वो, उनका अधिकार होता है कि वो अपना किसी भी सदन के अंदर, सदन की संयुक्त बैठक के अंदर अपना भाग लेंगे, लेकिन उसके अंदर वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो वो अपना किस आर्टिकल में आएगा भाई, आर्टिकल 88 में आएगा, ठीक है। और आर्टिकल 73 में क्या है, तो 73 के अंदर अपना संसद को कुछ अपने विशेष विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार होता है अपना किसको भाई, संसद को भाई, ठीक है। तो अपना किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो वो आएगा आर्टिकल 73 के तहत। तो अपना राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है वो अपना आर्टिकल 61 के तहत आता है। बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो वो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एकमात्र ऐसे अपने राष्ट्रपति थे जो भारत के 2 बार क्या रहे भाई, राष्ट्रपति रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी समिति के अध्यक्ष थे भाई, संचालन समिति के भाई। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, जो अपनी द्रौपदी मुर्मू है, ये किस राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो झारखंड की भाई। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं कौन भाई, द्रौपदी मुर्मू। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं अपनी कौन भाई, द्रौपदी मुर्मू। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भाई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की क्या थी, प्रथम राष्ट्रपति थी। और जो उपराष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है अपने, तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये प्रेजेंट टाइम में भारत के क्या हैं भाई, उपराष्ट्रपति हैं। खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच में लड़ा गया था, तो जो खानवा का युद्ध है ये राणा सांगा और किसके बीच में भाई, बाबर के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था ये, 1527 में। 1527 में कौन सा युद्ध होता है भाई, खानवा का युद्ध होता है, किस किसके बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो महाविनाशकारी खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा से 60 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। खानवा का युद्ध बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसके एक वीर शासक को हराया और यह बात पूरे भारत में फैल गई। इस युद्ध ने उसे भारत में पांव फैलाने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि बाबर जो है अपना एक पहला युद्ध होता है कौन सा भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच में होता है वो, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध भी किसके द्वारा जीता जाता है, बाबर के द्वारा। और जो अपना खानवा का युद्ध है ये भी किसने जीता, बाबर ने ही जीता खानवा का युद्ध। इस जीतने के बाद में एक तरीके से इनका जो है भारत पे अपना वर्चस्व फैलाने का अवसर जो इनको मिल गया। इस युद्ध के बाद राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा वो खत्म हो गया। भारत में हिंदू
हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना जो है वो अपना क्या हो गया, भंग हो गया। खानवा युद्ध के बाद बाबर की शक्ति का आकर्षण केंद्र अब काबुल नहीं रहा, बल्कि आगरा और दिल्ली बन गया था। किसका भाई? बाबर का। और बाबर के द्वारा भारत में किस वंश की स्थापना की गई थी भाई? तो मुगल वंश की भाई। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे भाई? तो वो कौन थे? बाबर थे। और बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। और किसके द्वारा लिखी गई है? बाबर के द्वारा ही लिखी गई है। लेकिन कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। क्या भाई? बाबरनामा। बात करें चंदेरी का युद्ध, तो ये कब होता है भाई? तो चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। 1528 में किस किस के बीच में होता है? बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में। बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में होता है चंदेरी का युद्ध। और उसको कौन जीतता है? उसको जीतता है बाबर ही। ठीक है। फिर अपना होता है 1529 में घाघरा का युद्ध, वो भी कौन जीतता है? बाबर ही जीतता है। और 1530 में इनके क्या हो जाती है भाई? इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? बाबर की। तो खानवा का जो अपना युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। जिसमें हारा कौन भाई? जिसमें हारा राणा सांगा और जीते बाबर। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो जो फ्रंटियर गांधी है वो किसको कहा जाता है भारत में? तो वो कहा जाता है अभी खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनको क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जो है वो जाना जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा ये अपना अहिंसा सिद्धांतों से जुड़े हुए थे भैया। अहिंसा सिद्धांतों से जुड़े हुए थे कौन भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको भारत का क्या मिल चुका है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। और भारत का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दो विदेशी हैं। एक तो अपने कौन है भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कब दिया गया था? 1987 में भारत रत्न जो है वो दिया गया था। फिर 1990 में किसको दिया गया? नेल्सन मंडेला को दिया गया था भाई। ठीक है। नेल्सन मंडेला को दिया गया था अपना क्या भाई? 1990 में कौन सा? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो है वो दिया गया था। तो अब तक दो विदेशियों को भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो मिल चुका है। आप लोग बोलोगे मदर टेरेसा भी विदेशी थी? नहीं, उनको जो है वो अपना भारत की नागरिकता मिली हुई थी, इसीलिए वो अपना भारतीय हैं भाई। और इनको कब मिला था वैसे बात करें तो मदर टेरेसा को? तो इनको दिया गया था 1980 में, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1979 में 1979 में मदर टेरेसा को जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार भी जो है वो दिया गया था। ठीक है। तो ध्यान रख लेना, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो कहा जाता है। जो अपने चंद्रशेखर आजाद हैं और इनके साथ में अपने एक व्यक्ति थे कौन भाई? सचिंदर सान्याल। सचिंदर सान्याल। इनके द्वारा कौन सी जो है एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1924 में भाई। 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो है वो क्या की गई थी? स्थापना की गई थी भाई। और भगत सिंह को क्या कहा जाता है? तो भगत सिंह को क्या कहेंगे हम? तो इनको कहा जाता है शहीद ए आजम भाई। शहीद ए आजम, ये किसको कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। और इनकी एक अपनी पुस्तक है कौन सी? मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ। इन्होंने जेल में थे तब लिखी थी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये किसकी है भाई? पुस्तक भगत सिंह की है। और जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? इनको चाचा नेहरू के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। चाचा नेहरू कहा जाता था किसको भाई? जवाहरलाल नेहरू को। और 14 नवंबर को अपना कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर, जो भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डम्हल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो डम्हल अपना लोक नृत्य है ये है जम्मू कश्मीर का भाई। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है क्या? डम्हल भाई। और जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, रऊफ नृत्य कहाँ का है? ये भी अपना जम्मू कश्मीर का ही है। और जो ये डम्हल नृत्य है ये अपना सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है अभी? पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है। और कौन सी जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है? वाटल जनजाति के द्वारा भाई। वाटल जनजाति के द्वारा किया जाता है अपना कौन सा नृत्य भाई? अपना डम्हल नृत्य। रऊफ नृत्य मैंने बताया है अपना कश्मीर का जो अपना क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है अपना कौन सा भाई? रऊफ। और कौन सा है यहाँ पर? तो अपना ध्यान रख लेना, हिकैत भाई। हिकैत भी कहाँ का है? अपना जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है। और एक है अपना धमाली नृत्य। धमाली नृत्य भी कहाँ का है? अपना जम्मू कश्मीर का है। बात करी उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का एक तो है पांड्य नृत्य भाई। पांडव नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है। एक है छेलिया नृत्य। छेलिया नृत्य भी कहाँ का है? उत्तराखंड राज्य का है। और एक नृत्य है भोटिया नृत्य भाई। भोटिया नृत्य ये भी कहाँ का है? उत्तराखंड का है। छत्तीसगढ़ का तो एक प्रसिद्ध है कौन सा?
पंडवानी नृत्य भाई, पंडवानी नृत्य, जिनका एक अपनी है तीजन बाई भी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तीजन बाई का संबंध कौन से नृत्य से है, तो पंडवानी नृत्य से जुड़ी हुई है कौन भाई, तीजन बाई। एक काफी प्रसिद्ध नृत्य है सुवा नृत्य, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार भी दिल्ली पुलिस में आया था ये। सुवा नृत्य किस राज्य का है भाई, तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य का। और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है भाई, मटकी। मटकी ये किसका है, मध्य प्रदेश का है। एक जावरा हो गया, जावरा हो गया, फूल पत्ती हो गया, फूल पत्ती नृत्य, ये किस राज्य का है भाई, तो ये है अपना मध्य प्रदेश राज्य का। तो यहाँ पर पूछा है डमहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल चक्र को और क्या कहा जाता है, तो जल चक्र को जल वैज्ञानिक चक्र के नाम से भी जो है वो जाना जाता है भाई, ठीक है। जो जल चक्र है इसको क्या कहेंगे हम, जल वैज्ञानिक चक्र भी कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो अपना पानी है उसका रूप जो है वो परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, अपना लिक्विड से अपना वेपर की स्टेट में चेंज हो सकता है, वेपर से अपना वापस लिक्विड बन सकता है ये, ठीक है, सॉलिड बन सकता है। तो ये अपना एक तरीके से क्या है, एक जल वैज्ञानिक क्या है अपना चक्कर है भाई, ठीक है। जिसके तहत अपना कौन सी प्रक्रिया आती है, जैसे हम बात करें वाष्पीकरण की प्रक्रिया अपना इसमें आ गई, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इसमें आ गई, अपना संघनन हो की आ गई, वर्षा हो गया, ये सारे अपने क्या कहलाएंगे, एक तरीके से जल वैज्ञानिक चक्कर है भैया, ठीक है। बात यहाँ पर अपना जल की हुई है, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O, ये अपना जल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अपना जो हाइड्रोजन है वो 2 ऑक्सीजन के साथ में अपना जुड़ा होता है। और बात करें इसके बीच में अपना एंगल कितना होता है, तो इसके बीच में एंगल ध्यान रख लेना 104.5 डिग्री, ये अपना एंगल होता है अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में। और तो एंगल है तो इसका मतलब नेचर कैसा होगा, इसका इसका नेचर अपना एंगुलर है भाई, कोणीय प्रकृति का है अपना क्या भाई, पानी। पानी कैसे प्रकृति का होता है, कोणीय। और यहाँ पर आपको 2 ऐसे पोल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अपना एक तरीके से क्या है भाई, नेचर के अंदर ये पोलर नेचर भी है अपना किसका भाई, वाटर का। अच्छा, वाटर भी अपने कई टाइप के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एक तो हार्ड वाटर हो गया, और जो हार्डनेस है ये भी अपनी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो एक तो होती है परमानेंट हार्डनेस और एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। यानी कि जो अपनी स्थायी कठोरता है वो किसकी वजह से होती है पानी के अंदर, तो स्थायी कठोरता होती है, ध्यान रख लेना, ये होती है भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन की वजह से। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन की वजह से पानी के अंदर अपनी क्या होती है, स्थायी कठोरता होती है, ठीक है। और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है किसकी वजह से होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से भी, बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और इस टेम्परेरी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो पानी को गर्म करके जो है हम टेम्परेरी हार्डनेस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और परमानेंट हार्डनेस को भी हम रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से, एक मेथड होता है जियोलाइट मेथड, उसका यूज करके जो है वो परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जाता है भाई। और बात करें एक वाटर होता है D2O, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैवी वाटर, भारी जल। और भारी जल की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, एच.सी. यूरे के द्वारा भारी जल की जो है वो खोज की गई थी। और कब की गई थी, 1932 में भाई, 1932 में भारी जल की खोज की गई थी, किसके द्वारा भाई, एच.सी. यूरे के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है भाई, तो इनमें से अपनी कौन सी गैस आवश्यक है दहन के लिए, ऑक्सीजन भाई। ऑक्सीजन के बिना जो है वो अपना कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। तो जलने के लिए, दहन के लिए आवश्यक 3 चीज़ें होनी चाहिए, अपना ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, अपना हीट होना चाहिए, एक सुटेबल अपना टेम्परेचर होना चाहिए भाई, ठीक है, और अपना क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी अपना चीज़ डिस्कनेक्ट है, हो जाती है, तो अपना जो है वो आग नहीं लगती भाई, दहन की प्रक्रिया जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो हमारे वायुमंडल में कितना % ऑक्सीजन पाई जाती है भाई, तो हमारे वायुमंडल में 21% जो है वो क्या पाई जाती है भाई, ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है। यानी कि नाइट्रोजन के बाद में वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी होगी भाई, वो होगी अपनी ऑक्सीजन। और जीवनदायिनी गैस भी कौन सी है, अपनी ऑक्सीजन ही है। और ऑक्सीजन हम किससे प्राप्त करते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं भी पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे ये अपना ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, तो इनके अंदर प्रोसेस होती है अपनी कौन सी भाई,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें अपना कार्बन डाइऑक्साइड और अपना क्या भाई वाटर से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, और प्लस में अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं भी क्या, पौधे, और इसी ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जीवनदायिनी अपनी गैस है कौन सी भाई, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, इसको क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है भाई। ठीक है, भविष्य का ईंधन कौन सी गैस को कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। ये काफ़ी क्या होती है, काफ़ी ज्वलनशील होती है क्या भाई, हाइड्रोजन। और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड ये अपना एक तरीके से पॉल्यूशन कोज करने वाली गैस है। जो पॉल्यूशन अपनी फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ से अपना एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अपना सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं, जो किस में कोज करती है, मेनली एसिडिक रेन के लिए कोज करती हैं भाई। जो अपना क्या होती है, अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायक गैस है वो कौन सी है, एक तो है सल्फर डाइऑक्साइड और एक कौन सी है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों एसिडिक रेन कोज करने में जो है वो काम करती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा सोलुबल कौन सी गैस है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो है हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा सोलुबल है। और बात करें इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है साइलेंट किलर गैस भाई। साइलेंट किलर गैस, ये किसको कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो साइलेंट किलर गैस के नाम से जो है वो जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के साथ में घुल करके और किसके साथ में कंबाइन हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होके और ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है, कौन सी गैस भी, CO। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि हमारे ब्लड के अंदर मोस्ट सोलुबल गैस कौन सी है, तो वो कौन सी होगी भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड है। भारत में बीज फसल बीमा किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो अपना बीज फसल बीमा जो कार्यक्रम है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था भाई, भारत में 1999-2000 में भाई। 1999-2000 में भारत के अंदर बीज फसल बीमा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। और यहाँ पर अपना बात हुई है फसल से, तो आप कुछ योजनाएं ध्यान रख लेना। जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत कब होती है भाई, तो इसकी शुरुआत होती है 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को। तो साल में किसानों को 6,000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं अपना PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। और एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, 19 फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो है वो शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी शुरुआत, सूरतगढ़ से की गई थी। सूरतगढ़ कहाँ पर है भाई, तो सूरतगढ़ है राजस्थान के अंदर है सूरतगढ़ शहर, वहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को। और इसकी थीम भी ध्यान रख लेना भाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, तो उसकी थीम रही थी भाई स्वस्थ धरा खेत भरा भाई, स्वस्थ धरा खेत हरा। ये इसकी क्या रही थी, ये इसकी थीम रही थी, अपनी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम रही थी। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बेसबॉल ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि अमेरिका का बास्केटबॉल आएगा या फिर अपना बेसबॉल आएगा, तो ध्यान रख लेना बेसबॉल ये अपना अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और जो बास्केटबॉल है ये खेला गया था अपना पहली बार कब, अमेरिका के अंदर ही खेला गया था। लेकिन जो राष्ट्रीय खेल है अमेरिका का वो कौन सा है, तो वो है बेसबॉल। तो देख लेते हैं कौन से देश में कौन सा राष्ट्रीय खेल खेला जाता है। जैसे भूटान देश है भाई, भूटान देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो भूटान देश का तीरंदाजी भाई, तीरंदाजी। ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो भूटान देश का है तीरंदाजी। और गोल्फ किस देश का है, तो स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो वो है गोल्फ। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है अपना क्या, कबड्डी, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। आइस हॉकी ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और चाइना का क्या होगा, तो चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो है पिंग पोंग। पिंग पोंग जिसको हम टेबल टेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो टेबल टेनिस का ये अपना दूसरा नाम है क्या भी, पिंग पोंग। तो ये अपना किस देश का राष्ट्रीय खेल है, चाइना का राष्ट्रीय खेल है। और मैंने आपको बताया है कि जो अपना बेसबॉल है ना ये अपना और कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये है भी क्यूबा, ठीक है। क्यूबा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है अपना, बेसबॉल ही है। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, बेसबॉल है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी। ये हॉकी जो है अपना पाकिस्तान का क्या है भाई, राष्ट्रीय खेल है।
निम्नलिखित में से कौन-सा मान एक अम्लीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये यहाँ पर आपको नंबर शो हो रही हैं 9, 12, 8, 2। तो इनमें से कौन-सा अम्लीय विलयन का मान शो करेगा? तो सीधा दिख रहा है हमें 2, ठीक है, क्यों? जैसे हमें पता है ना पीएच स्केल होता है अपना और उसके ऊपर 0 से लेकर अपना 14 नंबर तक अंकित होते हैं और 7 होता है ये अपना कैसा नेचर का होता है? न्यूट्रल नेचर का, उदासीन प्रकृति का होता है ये। यानी कि ये अपना ना ही तो एसिडिक होता है जिसका पीएच मान 7 है और ना ही वो बेसिक होता है। तो जैसे ही अपना पीएच मान 7 से कम आता जाएगा, उसका नेचर कैसा होगा भई? वो होगा एसिडिक नेचर और जैसे ही 7 से ज़्यादा अपना पीएच मान आता जाएगा, वो सब्सटेंस अपना किस नेचर का होगा भई? बेसिक नेचर का। तो यहाँ पर अपना एक ही नंबर है जो 7 से कम है, तो वो कौन-सा है? 2। तो यही अपना अम्लीय विलयन की प्रकृति को शो करेगा भई, ठीक है? और बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन-सा है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन-सा है? तो वो कौन-सा है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है भई, ठीक है? बात करें इस पीएच स्केल की, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1909 में पीएच स्केल की जो है वो खोज की गई थी। और एक अपना मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसका पीएच मान ध्यान रख लेना, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 10.5 एक इसका पीएच मान है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का पीएच मान है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का पीएच मान क्या है भई? तो वो है 14। और हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे ब्लड का पीएच मान होता है अभी 7.4, ये अपना ब्लड का पीएच मान होता है। और पीएच की यहाँ पर बात हुई है तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होगी? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको हम बोल सकते हैं। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ पर होगा भई? अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको 3 देशों के अंदर 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की जो है वो मेज़बानी की जाएगी, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। और बात करें 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो 2022 में हुआ था ये कतर, दोहा में। कतर, दोहा में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये कौन से नंबर का संस्करण था भई ये? तो ये था 22वें नंबर का संस्करण था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भई। तो 2026 वाला कहाँ पर होगा? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। और 2030 के लिए जो है अपना ये अभी नहीं पता कहाँ पर होगा, लेकिन 2034 का होगा ये पता है भई, सऊदी अरब में, ठीक है? तो 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर होगा? सऊदी अरब देश के द्वारा इसका जो है वो होस्ट किया जाएगा। बात करें महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023, ये कहाँ पर हुआ था भई? तो इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया, जिसको किसने जीता? स्पेन ने जीता। और स्पेन ने किसको हराया था भई? इंग्लैंड देश को हरा करके स्पेन के द्वारा क्या जीता गया था? फीफा वर्ल्ड कप वुमेन वाला 2023 वाला, ठीक है? जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो इसका आयोजन किया गया था। और भारत में भी अपना इससे संबंधित ट्रॉफी है, जैसे एक है 76वीं नंबर की संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। और इसको किसने जीता? तो इसको जीता भई किसने? कर्नाटक राज्य ने। और कर्नाटक ने किसको हराया था? मेघालय को। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था 76वीं नंबर की संतोष ट्रॉफी को। और सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो का संबंध भी अपना फुटबॉल से है। एक है रोवर्स कप, रोवर्स कप का संबंध भी किससे है अभी? तो रोवर्स कप का संबंध भी अपना फुटबॉल से है। और एक पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, हेडर, हेडर शब्द ये किस खेल से संबंधित है? तो हेडर शब्द किस खेल से है अभी? फुटबॉल खेल से संबंधित है। कौन सा शब्द? हेडर शब्द। उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है। तो जो सिंगूर बांध है ये बनाया गया है मंजीरा नदी पर भाई, ठीक है? मंजीरा नदी जो महाराष्ट्र के बालाघाट पर्वत की पहाड़ियों से निकलती है और ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? मंजीरा नदी। और यहीं पर सिंगूर बांध जो है वो बनाया गया है। कब बनाया गया था ये? 1989 में बनाया गया था। बात करें नर्मदा नदी पर तो कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध भाई, सरदार सरोवर बांध ये बना हुआ है अपना नर्मदा नदी पर। और एक है ओंकेश्वर बांध, ओंकेश्वर बांध ये भी कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो एक तो है कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर बांध है। और एक है मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध भी अपना कावेरी पर बना हुआ है। और एक बांध है कलनई बांध भाई, कलनई बांध ये भी किस पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है अपना कौन सा बांध भाई? कन्नर बांध। अच्छा, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है?
तो कृष्णा नदी पर ध्यान रख लेना। एक तो है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और एक है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध ये बना हुआ है अपना कृष्णा नदी पर। औरंगजेब ने कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य पर 1658 से लेकर 1707 तक जो है वो इसके द्वारा मुगल साम्राज्य पर शासन किया। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? अहमदनगर में। अहमदनगर में 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और इसको क्या कहा जाता था? जिंदा पीर, जिंदा पीर कहा जाता था। किसको भी? औरंगजेब को। और इसी ने अपने भाई को भी मतलब मार दिया था, दारा सिको। दारा सिको इसका भाई था जो वास्तव में हकदार था, लेकिन उसको मार करके गद्दी पर कौन बैठा? औरंगजेब। और अपने पिता जिसका नाम क्या था भाई? शाहजहाँ। शाहजहाँ को जो है वो किसने क्या कर लिया? कैद कर लिया भाई। ठीक है। तो 1658 में क्या हुआ? ये गद्दी पे बैठा और 1707 तक ये अपना रहा। क्या? कौन भाई? औरंगजेब। इसके द्वारा एक प्रसिद्ध मकबरा है। कौन सा भाई? बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा ये भारत में कहाँ पर है? तो बीवी का मकबरा है कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया है भाई? संभाजी नगर कर दिया है। क्या कर दिया है? संभाजी नगर। तो संभाजी नगर या फिर आप बोल सकते हो औरंगाबाद में क्या है? बीबी का क्या है? मकबरा है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसी के द्वारा सिखों के 9वें गुरु थे अपने कौन भाई? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है वो किसके द्वारा करवाई गई? तो वो करवाई गई भाई औरंगजेब के द्वारा। 9वें गुरु सिख गुरु कौन थे अपने? गुरु तेग बहादुर। और इसके द्वारा कौन से कर को दोबारा से लागू कर दिया गया था? जजिया कर को। जजिया कर को इसने जो है वो दोबारा से भारत में लागू कर दिया था। पहले अकबर ने उसको खत्म कर दिया। ठीक है। फिर दोबारा से इसने लागू कर दिया। किसने? जजिया कर को औरंगजेब के द्वारा इसको लागू कर दिया। इसने जो है एक तरीके से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था इसने। ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो ये एक तरीके से कट्टर शासन था। और ये मान सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में एक शक्तिशाली शासक भी रहा। कौन? औरंगजेब। मुगल साम्राज्य इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बाबर के द्वारा 1530 में भाई। 1530 में इसकी नींव जो है वो रखी गई थी मुगल साम्राज्य की। इसके बाद में बाबर इसका एक सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली शासक रहा। उसके बाद में इसका बेटा आता है। उसके बाद में अकबर भी इसका एक प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक रहा। उसके बाद में कौन रहा है? औरंगजेब भाई। ठीक है। अकबर का बेटा कौन था? सलीम था। सलीम के बाद में कौन बैठता है शासक अपना गद्दी पर? वो बैठता है शाहजहाँ। शाहजहाँ के बाद में बैठता है कौन भाई? औरंगजेब। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो ये नाम रखा गया अभी कांडला बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर है कांडला बंदरगाह। और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह के नाम पे रखा गया है। अच्छा, आपसे पूछे इसका नाम बदला किसने? तो वो बदला भाई जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा। दो जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा इसका जो है वो नाम बदला गया। और प्रेजेंट टाइम में बात करें भारत के जहाज रानी मंत्री कौन है? तो वो कौन है भाई? सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल ये वर्तमान में क्या है भाई? तो सर्बानंद सोनोवाल ये प्रेजेंट टाइम में भारत के जहाज रानी मंत्री हैं भाई। ठीक है। और बात करें भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है भाई? तो वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो भारत में कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ पर है भाई? तो विशाखापट्टनम ये अपनी आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है। क्या? विशाखापट्टनम में अपना भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अच्छा, कुछ बंदरगाह देख लेते हैं भारत में। जैसे एक बंदरगाह है मोर मुगाओ। मोर मुगाओ बंदरगाह भारत में कहाँ पर है? गोवा राज्य के अंदर है बंदरगाह। और एक बंदरगाह है पारादीप। पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर है पारादीप बंदरगाह। एक बंदरगाह है अन्नौर बंदरगाह, कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है अन्नौर बंदरगाह। और तुतीकोरन बंदरगाह ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तुतीकोरन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है अपना क्या भाई? तुतीकोरन बंदरगाह। ठीक है। और हल्दिया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल्दिया बंदरगाह भारत में कहाँ पर है? तो हल्दिया बंदरगाह भारत में है पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर है हल्दिया बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है?
तो भारत के संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है, तो बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर क्या आएगा फिर अपना मौलिक कर्तव्य भाई, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आते हैं अपने कौन से भाग में, तो वो आते हैं भाई संविधान के भाग 4A में। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अपना भारत के संविधान का भाग 4 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये बात जो है वो क्या है भाई, बिल्कुल सही है। भाग 4 के अंदर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। फिर कह रखा है इसने कि भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से, तो मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताए हैं, भाग 4 में है अपने मौलिक कर्तव्य, तो भाग 3 में क्या आएंगे, मौलिक अधिकार आएंगे भाई, क्या आएंगे, मौलिक अधिकार का वर्णन अपना किसके अंदर है, तो वो है भाग 3 में। और भाग 3 को क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। और फिर इसने कह रखा कि भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा है कि भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है, तो भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में है भी नागरिकता, क्या है अपनी भाग 2 में, भाग 2 में है नागरिकता। तो यहाँ पर कौन सी बात सही होगी, यहाँ पर अपना जो भारत के संविधान का भाग 4 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये बात अपनी सही होगी। बात करें मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिए हैं भाई, तो रूस से भारत ने लिए हैं क्या, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार भारत ने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। और नागरिकता का प्रावधान संविधान में भारत ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भारत ने किस देश से ग्रहण किए हैं भाई, आयरलैंड देश से जो है वो ग्रहण किए हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है, तो गीत के लेखक कौन है भाई, मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है ये गीत लिखा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय गान भाई, राष्ट्र तो राष्ट्रीय गान ये किसके द्वारा लिखा गया है, भारत का रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और आपसे पूछें कौन सी भाषा में लिखा था इन्होंने, तो बंगाली भाषा के अंदर ये लिखा गया था राष्ट्रीय गान। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है भाई, तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया है भाई, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान में कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था भाई 24 जनवरी 1950 को, भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है वो संविधान में अपनाया गया था। और पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया कब गया था, 1911 में जो अपना कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तब गाया गया था क्या, राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या गाया गया था भाई, राष्ट्रीय गीत को जो है वो गाया गया था। मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी, तो ये उपाधि थी भाई जनरल अयूब खान के द्वारा, जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को कौन सी उपाधि दी भाई, फ्लाइंग सिख की जो है वो उपाधि दी। और जो जनरल अयूब खान थे ये क्या थे, पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री भाई, पाकिस्तान के जो सेकंड प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जनरल अयूब खान जो है प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर बात हुई है मिल्खा सिंह की, तो ये अपने भारत के क्या थे, एक धावक थे भाई। और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है भाई, तो ये है मिल्खा सिंह की जो है ये आत्मकथा है। और इनके ऊपर अपनी एक फिल्म भी बनी थी, ठीक है, और उसके अंदर जो इनका रोल किया था वो किसके द्वारा किया गया था, फरहान अख्तर के द्वारा जो है वो मिल्खा सिंह की भूमिका जो है वो निभाई गई थी। और 1959 में मिल्खा सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था भाई, 1959 में पद्म श्री पुरस्कार भी जो इनको दिया गया था, पद्म श्री पुरस्कार इनको दिया गया था। और 200 मीटर रेस में इन्होंने 1958 के जो अपने एशियन गेम्स हैं उसके अंदर इन्होंने क्या दिलाया था भाई, गोल्ड दिलाया था। ठीक है, तो एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को धावक के अंदर जो अपना गोल्ड दिलाने का जो काम है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, मिल्खा सिंह के द्वारा किया गया था। तो इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, जनरल अयूब खान के द्वारा जो है इनको फ्लाइंग सिख की जो है वो उपाधि दी गई थी। अच्छा, इनका एक बेटा है जिसका नाम है जीव मिल्खा। आपसे पूछे इनका संबंध किससे होगा, तो इनका संबंध होगा भाई गोल्फ से, ये ध्यान रख लेना। जीव मिल्खा ये इसी के बेटे हैं, लेकिन इनका संबंध अपना किससे होगा भाई, ये भारत के गोल्फर हैं, कौन भाई, जीव मिल्खा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी भाई? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की वो है स्थापना की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ये किसके गुरु थे भाई? महात्मा गांधी के गुरु थे भाई। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे भाई। और दादा भाई नारोजी, इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये किसको कहा जाता है भाई? तो वो कहा जाता है दादा भाई नारोजी को। और ये किसके व्यापारी थे प्रसिद्ध भारत में? एक कपास के व्यापारी। क्वेश्चन आ चुका है, कपास के व्यापारी थे कौन भाई? दादा भाई नारोजी। और दादा भाई नारोजी के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? धन निष्कासन का सिद्धांत भाई। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू, तो एक तो मोतीलाल नेहरू थे और एक थे भाई चित्तरंजन दास। इनके द्वारा 1923 में कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो वो कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी भाई? स्वराज पार्टी की स्थापना। कौन सी पार्टी की भाई? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लाला लाजपत राय, इनको क्या कहा जाता है? इनको पंजाब केसरी कहा जाता है भाई, ठीक है। पंजाब केसरी कहा जाता है किसको भाई? लाला लाजपत राय को। तो यहाँ पर पूछा है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है किस वर्ष में हुआ था भाई? 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी भाई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी? 1934 का एक्ट था। और समिति पूछी आपसे, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम जो गवर्नर थे वो कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ ये प्रथम क्या थे भाई? इसके गवर्नर थे। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे भाई सीडी देशमुख। ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई? 1949 में आरबीआई का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करें जो आरबीआई है इसका वर्तमान में गवर्नर कौन है भाई? तो इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? आरबीआई के गवर्नर हैं। और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के अंदर? तो डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में चार। चार डिप्टी गवर्नर होते हैं किसमें भाई? आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और एक अपना क्या होता है? गवर्नर होता है, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो जो 19वें एशियाई खेल हैं इनका शुभंकर क्या था भाई? चेन चेन, कॉन्गोन, लियान लियन। तो ये ध्यान रख लेना, ये तीनों अपने चाइनीज वर्ड हैं। चेन चेन, कॉन्गोंग, लियान नलियन, ये सारे अपने 19वें एशियाई गेम्स के अंदर क्या रहे? शुभंकर रहे। और जो 19वां एशियाई गेम्स था जो है ये कहाँ पर हुआ? चाइना के हांग झाओ में। कहाँ पर हुआ भाई? चाइना के हांग झाओ शहर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन रहता है? चाइना इसमें प्रथम स्थान पे रहा। और भारत इसमें कौन से स्थान पे रहा? तो भारत इसके अंदर रहा अपना कौन से स्थान पे? फोर्थ स्थान पे। और भारत के द्वारा टोटल कितने मेडल जीते गए थे अपने इसमें? 107 मेडल में। 107 मेडल ये भारत ने जीते अपने किसमें? एशियन गेम्स के अंदर। और जिसमें से बात करें गोल्ड कितने जीते भारत ने? तो गोल्ड जीते भी 28। 28 गोल्ड जो है ये भारत के द्वारा जीते गए किसके अंदर? एशियन गेम्स के अंदर। तो जो पहला एशियाई गेम्स है ये कब हुआ था? 1951 में पहला एशियाई गेम्स हुआ। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। फिर ये 1900 कब हुआ? 1982 में भारत ने फिर इसकी मेजबानी की। तो भारत ने एशियाई गेम्स की कितनी बार मेजबानी की है भाई? 2 बार मेजबानी की है। पहली बार 1951 में हुआ, फिर अपना 1982 में हुआ भाई, ठीक है। तो अभी 19वें एशियाई गेम्स हुए और इसमें जो प्रथम स्थान पे है वो कौन सा देश रहा भाई? चाइना इसमें जो है वो प्रथम स्थान पे रहा। और भारत इसके अंदर फोर्थ स्थान पे रहा। टोटल कितने मेडल जीते? 107 मेडल जो भारत के द्वारा जीते गए थे। बात करें अभी अपने 37वें राष्ट्रीय खेल खत्म हुए हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल खत्म हुए हैं। और 37वें राष्ट्रीय खेल को किसके द्वारा जीता गया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया है। और
इसका शुभंकर क्या था 37वें राष्ट्रीय खेल का? मोगा था भाई, क्या था? मोगा। और बात करें जीतू किसका शुभंकर था? तो जीतू शुभंकर था भाई खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में जो अपना तीसरा संस्करण था उसका शुभंकर क्या रहा? जीतू, जो एक प्रकार का क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है वो आयोजन किया गया था। किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? तो ये की है भाई I2U2 संगठन के द्वारा जो है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है। I2U2 संगठन जिसमें कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो है इजराइल, एक है इंडिया। I2 से क्या बन गया? इजराइल और इंडिया। और U2 मतलब यहाँ पर 2 देश हैं, एक तो USA है और एक कौन सा है? UAE। तो ये 4 देशों का अपना संगठन है I2U2 संगठन। इसके द्वारा घोषणा की गई है कि ये संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की जो है वो स्थापना करेगा। और बात करें I2U2 संगठन, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई? अक्टूबर 2021 में ये अपना ग्रुप बना था I2U2। और इसकी पहली वर्चुअल बैठक है वो कब हुई थी? 14 जुलाई 2022 को इसकी वर्चुअली बैठक का जो है वो आयोजन किया गया था। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है I2U2 को? तो इसको एशियन क्वाड कहा जाता है भाई, एशियन क्वाड के नाम से जो है इसको जाना जाता है। क्वाड, क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं क्वाड के अंदर भी। और कौन कौन से हैं? तो वो है जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया और कौन सा भाई? ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड के अपने क्या हैं भाई? देश हैं, 4 हैं। और क्वाड की बैठक ये कहाँ पर हुई है? 2023 में। तो इसकी बैठक का आयोजन किया गया था कहाँ पर? जापान में भी। और जापान में भी कहाँ पर? हिरोशिमा के अंदर जो है वो क्वाड की बैठक हुई। और क्वाड का अपना एक एक्सरसाइज होता है क्वाड के देशों के बीच में, कौन सा? मालाबार। उस मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर जो है उसका आयोजन किया गया। G20 आपको पता है अब की बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन से नंबर की? 18वें नंबर की। G7 इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो G7 की जो अध्यक्षता है ये की गई है भाई जापान देश के द्वारा ही। जापान के हिरोशिमा में ही अपनी कौन सी बैठक हुई है भाई? G7 की बैठक हुई। और किसकी? क्वाड की बैठक भी यहीं पर ही हुई थी। कर्मा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्मा पूजा ये है झारखंड राज्य का एक फेस्टिवल है और यहीं पर इसको मनाया जाता है। और इसके दिन क्या होता है? तो जो बहन है वो भाई के लिए लंबी उम्र के लिए और उसकी जीवन की समृद्धि के लिए जो है वो व्रत रखती है बहन अपने भाई के लिए, कर्म पूजा। और यहाँ का एक फेमस त्योहार भी है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड राज्य में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो कर्मा पूजा किस राज्य का है त्योहार? झारखंड राज्य का है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि अपना बार्क भाई, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं भी विवेक भसीन, इसके नए निदेशक बने हैं। बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। बार्क की जो है वो स्थापना की गई थी। और भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। और आपसे पूछें जो परमाणु ऊर्जा जो अपना है ये किस मंत्रालय के तहत आएगा? तो ध्यान रख लेना इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है भाई। तो प्रधानमंत्री के तहत आता है अपना परमाणु ऊर्जा भाई। और बात करें भारत में परमाणु कार्यक्रम का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जहांगीर भाभा को जो है वो भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो अभी बार्क के नए निदेशक कौन बन गए हैं? विवेक भसीन जो है बन गए हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। अत्याधुनिक युद्धक टैंक भाई, ठीक है, युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो जो मरकावा मार्क 5 एक प्रकार का अपना युद्ध टैंक है, इसका जो लॉन्च है वो किसके द्वारा किया गया? इजराइल देश के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया भाई। ठीक है। और इजराइल इसकी राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी है क्या? जेरूसलम, ये इजराइल की राजधानी है। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो क्या है? हिब्रू। अभी काफ़ी सुर्खियों में है ना, तो पूछ सकते हैं भाई। और इसकी स्थापना तो जरूर ध्यान रख लेना इजराइल देश की। इसकी स्थापना हुई थी भाई 1948 में, 1948 में स्थापना हुई किस देश की भाई? इजराइल देश की। और प्रेजेंट टाइम में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है अपने? तो बेंजामिन नेतन्याहू ये प्रेजेंट टाइम में इजराइल देश के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। ये अपने 2023 की जो भारत की प्रमुख पहली महिलाएं हैं कौन किसकी क्या बनी है? प्रथम रही हैं
भारबी जो है प्रथम बनी है। तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर 2023 के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए ये वाली सीट। नंदिनी गुप्ता तो भारत की मिस इंडिया बनी है 2023 में। कौन? नंदिनी गुप्ता, कोटा राजस्थान से हैं। सुरभि जखमोला विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी भाई? सुरभि जखमोला बनी। पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है। कौन? पायल छाबड़ा। स्वाति नायक नॉर्मन ई बोरलोग फील्ड अवार्ड 2023 ये किसको मिला है? स्वाति नायक को मिला है। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो वो है अपना भोपाल। साधना सक्सेना नायर जो है ये क्या बनी है? तो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला है। कौन भाई? साधना सक्सेना नायर। डॉक्टर सोनाली घोष तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक बनी है। कौन भाई? डॉक्टर सोनाली घोष। विजय लक्ष्मी रमन तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी ये, और इनका क्या हो चुका है भाई? इनका जो है वो निधन हो चुका है। मेघना अहलावत TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मेघना अहलावत बनी थी। साधना सक्सेना नायर तो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाले, हमने कर लिया ये क्वेश्चन, बनने वाली पहली महिला कौन है भाई? साधना सक्सेना नायर है। शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी है। कौन भाई? दीपिका मिश्रा, जिनको क्या मिला है? वीरता पुरस्कार मिला था। सेलेस्ते सावले विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बने थी? सेलेस्ते सावले बने थी। ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? मिशेल ब्लॉक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी। परमिंदर चोपड़ा भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी भाई? परमिंदर चोपड़ा बनी। सुरेखा यादव वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। कौन भाई? सुरेखा यादव। अमेरिका नेवी की पहली महिला चीफ कौन बनी? लीसा फ्रेंचेटी बनी थी भाई। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? शिवांगी सिंह है। और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बनी है। कौन भाई? जया वर्मा सिन्हा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। और अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।